Good morning, student. Today I will start relationship. Relationship between equilibrium constant and quiescent, equilibrium quiescent and Gibbs free energy. Here is relation between equilibrium constant and reaction constant and Gibbs free energy. ओके, क्या यहाँ पे तो पहले तो ये हम जानेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। ये किसी भी रिएक्शन की एक फ्री मॉलिक्यूल्स की वजह से जो एनर्जी होती है, जो मोशन के कारण एनर्जी होती है, वो गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या होता है, हम इस रिलेशनशिप को कैसे दिखाएंगे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Q। ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी और Q के बीच में। यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, वहां पे कंडीशन मेंशन रहेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहेंगी। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या, ये रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी है और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन क्वांटिएंट है। ठीक है, ये क्वांटिएंट से की वैल्यू से भी हमें रिएक्शन के होने ना होने का भी पता लगता है जब हम इसको रिलेट करते हैं किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है 0 होती है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अब डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। Q इक्वल टू K। अगर Q की वैल्यू K के बराबर आ गई, इसका मतलब रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया हो तो एक बार फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप एक फार्मूला होता है, डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट माइनस 2.303 RT log Q। ठीक है, ये डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है और ये गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि वहां पे वेल मेंटेन कंडीशन है, टेम्परेचर मेंशन होगा, प्रेशर मेंशन होगा, सारी चीजें वहां पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, उस कंडीशन में वो एनर्जी प्रिडिक्टेड होगी। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोगों ने इसको पढ़ा है। अब यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम हो, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की बात आएगी। जब इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और उस कंडीशन में Q की वैल्यू इक्वल टू K हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसको इरेज करना पड़ेगा, नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया है। ओके, चलो नोट कर लो। नाउ आई विल चेंज, ओके, here
फ्रॉम दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1, डेल्टा जी की वैल्यू हमने 0 रख दी और डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Q की जगह पे हम रख देंगे K। ठीक है, इसको इधर लाएंगे, हमारा डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 RT log K हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में प्लस, ये प्लस, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, अब ये प्लस, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी। एक बार फिर से जान जाओ कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि हम जी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। अब यहाँ पे डेल्टा जी नॉट प्लस ये है, इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस माइनस को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, 2.3 RT log K हो जाएगा। ये हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, ओके, अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने दोनों रिलेशन देख लिया। अब इसके बाद इसी चीज को हम लिख सकते हैं log K, ओके, डेल्टा जी अपॉन माइनस यहाँ पे 2.303 RT। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं ln K, तो ये हमारा जाएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन RT हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये यहाँ जी है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमें माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इसी चीज को हम कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख देंगे, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। एक बार फिर से सारा हम देख लेते हैं। 0, यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में 0 लिख दिया, डेल्टा जी प्लस 2.303 RT log हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 RT log K। ठीक है, अब इसको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो log K इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन 2.303 RT हो गया, और ये हमारा log K ln के नेचुरल लॉग के फॉर्म में ले लें। तो यहाँ पे हम जब भी ln इंट्रोड्यूस करते हैं कहीं पे, तो हमें लिखना पड़ता है 2.303 log। ठीक है, ये तो वही चीज यहाँ पे है, इसको हमने हटा दिया, अब यहाँ पे ln लिख दिया, और अगर इस तरह से ln को हटाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। फिर से दोनों साइड में अगर हम log लेंगे तो चूंकि ये नंबर है तो ln हम इस साइड में लेंगे और ये इक्वल टू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब इससे हमें क्या पता लगता है, दिस इक्वेशन help us to predict the spontaneity of the reaction। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई होप अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम देखेंगे कैसे ये रिएक्शन हमें हेल्प करता है। ये जो हमने वैल्यू लिखी थी k इक्वल टू ई के पावर डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ये कैसे अब हेल्प करती है हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को पता करने में। तो हम कुछ यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहे हैं। यहाँ पे इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 and this is positive and e के पावर डेल्टा जी नॉट आर टी is greater than 1, hence k is greater than 1, then what will be, then reaction will be spontaneous, reaction will be spontaneous। ओके, तो बच्चों यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से कम है, निगेटिव वैल्यू अगर डेल्टा जी की है तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोग पढ़े, यहाँ पे भी, कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो कोई भी केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कराते हैं तो हमें ये चेक करते हैं डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तब उस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, या हम यहाँ पे कहें कि माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी पॉजिटिव वैल्यू में है, या और उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल डेल्टा जी नॉट आर टी इज ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, k ग्रेटर देन 1 होगा और देन रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगा। वो रिएक्शन अपने लिए अपने आप क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, उसमें उस रिएक्शन को रोकना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत जगह कंपटीशन वगैरह में भी पूछता है कि व्हेन विल बी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। 4 ऑप्शन दे देंगे कि डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0, और दूसरा ऑप्शन दे दिया माइनस डेल्टा जी आर टी इक्वल टू पॉजिटिव दे दिया, और दे दिया वहां पे एक्सपोनेंशियल डेल्टा जी आर टी इज ग्रेटर देन 1। 3 ऑप्शन हो गए, और चौथा ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर लेने इसके अपोजिट हो जाए, इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, उस कंडीशन में अब इसकी जस्ट अपोजिट हमें लेना है, कॉमा डेल्टा जी नॉट आर टी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू एंड एक्सपोनेंशियल डेल्टा जी नॉट आर टी इज लेस देन 1। तो यहाँ पे हेंस क्या होगा, हेंस k is less than 1 and then reaction will be non-spontaneous, ओके। इसके जस्ट अपोजिट हो गया, अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस वैल्यू आ गई, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 1 से कम आ गई, तो अपने आप k की वैल्यू 1 से कम आएगी, और अगर k की वैल्यू 1 से कम आई तो वहाँ पे भी जो है कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो रिएक्शन नहीं जाएगा। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, हम सारी बात एक बार फिर से बता देते हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात चलेंगे। हमें अगर एक दो पॉइंट में से एक पॉइंट याद रखेंगे तो अपने आप दूसरा पॉइंट याद रहेगा कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है या माइनस डेल्टा जी नॉट अपान आर टी पॉजिटिव है और या ई डेल्टा जी नॉट आर टी जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो उस केस में के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी और ऐसे में रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। दूसरा केस इसके अपोजिट हो जाए कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए या माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी जो है लेस देन 1 हो जाए या उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए और एक्सपोनेंशियल डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तो ऐसे केस में के की वैल्यू अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी और वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यानी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि अगर पानी ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा अपने आप आ जाएगा, उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। अगर पानी को नीचे, जैसे हमें अगर ऊपर की बिल्डिंग में पानी ले जाना होता तो हम क्या करते हैं, टुल्लू मोटर लगाएंगे तो पानी जाता है ऊपर, अपने से नहीं जाता है, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वैसे के लिए हम कहेंगे कि यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। अब पानी अगर ऊपर से गिर रहा है नीचे की ओर, जैसे फाल वगैरह होते हैं तो पानी ऊपर से नीचे अपने आप आता है, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो अपने आप आएगा। लेकिन उसी फाल से जो पानी गिर रहा है उसको ऊपर भेजना हो तो क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और यहाँ पे बता दें कि ये रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मीन्स यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, मीन्स रिएक्शन will not proceed in forward direction, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा सकता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी हो गया कि अगर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में वो जा सकता है। यानी कि ऐसे केस में रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है मगर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस है। ये भी पॉइंट नोट करने की है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, स्पॉन्टेनियस है तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, मगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट कहीं नोट कर लीजिए कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होने पे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मगर जरूर जाएगा, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। अब यहाँ पे रिएक्टेंट डोमिनेट रहेगा, इस केस में क्या रहेगा, रिएक्टेंट डोमिनेट रहेगा, ठीक है।
अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज gives क्या देता है, सुक्रोज प्लस वाटर। यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज मिलेगा। यहाँ पे फार्मूला इसका C12H22O होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा और ये भी C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला देखने में मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम लग रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लग रहा है, दोनों का सेम है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दोनों के अलग अलग होते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप जो है कि एल्डिहाइड होता है CHO, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, इसलिए फंक्शनल ग्रुप की कीटोन है, इसलिए हमें यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिखा है। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc for the reaction is 2 into 10 to power 30 at 300 Kelvin. Okay, calculate delta G at सेम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन। ओके, अब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है इस रिएक्शन के लिए और हमें जो क्या करना है, Kc की वैल्यू दी है डेल्टा G हमें निकालना है। ठीक है, हम इसके लिए डेल्टा G नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस 2.303 RT log K होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, -2.303 R की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 0.0821 और यहाँ पे T की वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 300 और लॉग, अगर ये वैल्यू जूल में आएगी तो हम यहाँ जूल वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वैल्यू क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी जूल में आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे 8.314 रखेंगे। ठीक है, अगर हमारा ये एनर्जी के फॉर्म में है, जूल आएगा, तो यहाँ पे हम जूल वाली वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे लॉग के की वैल्यू क्या रखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10 to power 30। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए क्योंकि अब इसके नीचे आपको नहीं दिखेगा। हमें इक्वेशन में वैल्यू बस पुट करनी है, कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि लॉग आया है, लॉग इस हिसाब से 10th में पढ़ाया नहीं गया है, तो हम इसको जो है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके बताएंगे किस तरह से लॉग की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉग। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है इसको हम इधर लिख लेते हैं इंटू लॉग। अब ये हमारा हो गया लॉग, इसको हम लोग जानते हैं कि लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये लॉग 2 प्लस लॉग 10 टू पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log 2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 और log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3010 प्लस 13 log 10 की वैल्यू 1 होती है इंटू 1 हो जाएगी। ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, यहाँ से अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 303 इंटू 8.314 300 प्लस इंटू 13.3010। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना है और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है एकदम। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। यहाँ पे हमारा आना चाहिए -7.64 इंटू 10 टू पावर 4 जूल पर मोल। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारा आएगा। आई बात समझे? तो अब ये कैलकुलेशन हमारा यहाँ न्यूमेरिकल हो गया और कुछ जो है कि सिलेबस में डिडक्शन हो चुका है वो हमने बता दिया है। अब इसके आगे कल फिर और न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।